बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं आपके साथ हिना आदिल। एनाम इमरान हसन इस उम्मीद और दुआ के साथ क्या बिल्कुल ठीक ठाक है, खैरियत से एक नई सुबह का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। दोनों सूरतों में हमारी नेक तमन्नाएं आपके साथ हैं। अल्लाह करे आपका आज का दिन भी बहुत अच्छा गुजरे, आपके अच्छे दिनों में शुमार हो, और जिस तरह हम कोशिश कर रहे हैं कि खिले खिले महसूस हो, आपकी ज़िंदगी में आने वाला हर लम्हा ऐसे ही खिला खिला हो। दुआएं अगर ज़्यादा हो गई हो तो फिर भी अब्जॉर्ब करें, क्योंकि आजकल दुआओं की मस्बत रवैयों की बड़ी कमी है हमारे आसपास। हर तरफ तो हमें मनफी रवैये और मायूस कुन सूरत हाल मिलती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं मिलेगा। कम से कम ये 2 घंटे तो हम ये कोशिश कर ही सकते हैं। सो वी हैव अ लॉट टू शेयर फॉर टुडे। सबसे ज़्यादा हमें खुशी स्पोर्ट्स की खबरें देती हैं, और उसमें ऑब्वियसली क्रिकेट नहीं होती है, तो हम क्रिकेट से आज शुरू ही नहीं करेंगे। हमने फैसला किया हम क्रिकेट की बात ही नहीं करेंगे शुरू में। हम बात करेंगे जनाब वॉलीबॉल की। उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद में जो चैंपियनशिप खेली गई, उसके फाइनल में पाकिस्तान और ईरान मध्य मुकाबले थे। फैसला कुन मार्के के बाद पहले सेट में पाकिस्तान को 20-25 के स्कोर से शिकस्त हो गई, लेकिन फिर पाकिस्तानी टीम ने शानदार कमबैक किया और मुसलसल 3 सेट जीतकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया। बिल्कुल, इस मैच में पाकिस्तान की कामयाबी का स्कोर 20-25, 18-25, 27-25 और 23-25 रहा। इस फतह के साथ ही पाकिस्तान एशियन अंडर 20 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के लिए भी क्वालिफाई कर गया है, जो 28 जुलाई से बहरीन में होगी। बड़ी ज़बरदस्त ये कामयाबी है। लाइक टू क्लैप फॉर पाकिस्तान टीम, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस आपने दी। और इसके अलावा ईरान के खिलाफ जो फाइनल है, इसमें पाकिस्तान अंडर 18 के मोहम्मद याहिया, तलाल अहमद और खिजर हयात हमारे नए स्टार्स हैं जो सामने आ रहे हैं। इट्स नॉट रिजवान, इट्स नॉट बाबर, इट्स नॉट आजम, इट्स नॉट एनीवन एल्स। हम याहिया की बात कर रहे हैं, तलाल अहमद की बात कर रहे हैं, खिजर हयात की बात कर रहे हैं, हमारे नए पाकिस्तानी स्टार्स। द स्टार्स वी नीड टू रिस्पेक्ट बेटर देन द क्रिकेटर्स। एटलीस्ट पाकिस्तान के लिए कुछ कर रहे हैं। पाकिस्तान के जो मोहम्मद याहिया हैं, इनको टूर्नामेंट का बाअसर तरीन प्लेयर, मोस्ट इम्पैक्टफुल प्लेयर यकीनी तौर पे कहा गया है। उनको ये टाइटल मिला है, और बेहतरीन हिटर का अवार्ड भी इन्हीं को दिया गया है। जबकि तलाल अहमद जिनका हम जिक्र कर रहे हैं, इनको बेहतरीन सेटर, और जिब्रान को बेहतरीन ब्लॉकर का अवार्ड दिया गया है इस टूर्नामेंट के अंदर। ज़बरदस्त किस्म की कामयाबी है पाकिस्तान वॉलीबॉल की, और मुसलसल पाकिस्तान क्रिकेट के अलावा दीगर स्पोर्ट्स में पाकिस्तान के प्लेयर्स अच्छा कर रहे हैं। और साथ साथ हम हाईलाइट भी करें, वेदर इट्स वॉलीबॉल, इट्स हॉकी, इट्स फुटबॉल, हम आपको बता रहे हैं। हाँ, फुटबॉल की वैसे फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड 2 का मैच खेलने के लिए कुछ थोड़ा सा मसला हो गया पाकिस्तान फुटबॉल टीम में। ताजिकिस्तान रवाना होना था, लेकिन जो चार्टर्ड तैयारा है तकनीकी खराबी की वजह से वो रवाना नहीं हो सकी है टीम। लेकिन अभी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि देयर गॉन, ओके, फ्लाई कर गए। ओके जी, ये अपडेट थी। और क्रिकेट की बात किए बगैर वैसे हम रह भी नहीं सकते, करनी पड़ेगी। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान जनाब आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट, वैसे तो पिछला मैच भी बहुत इंपॉर्टेंट था, उससे पिछला भी बहुत इंपॉर्टेंट था, मैच जो है कनाडा के साथ आज। और आप कनाडा के साथ इज़हारी यकजहती कर रही हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जो जनाब आज देखते हैं कि किस मूड से हमारे बॉयज मैदान में उतरेंगे, क्या मतलब जज्बात जैसे होंगे। आपको तो पता ही नहीं है ना किस मूड से उतरेंगे। आएंगे, खेल लिया, जीत गए, ना जीते तो खैर सल्लाह। लेकिन हाँ, हमें तो उन्होंने एक लटकाया होता है ना सूली पे। पूरे जो क्रिकेट फैंस है वो अभी जो मर्जी कर ले, इमरान हर कोई ये कह रहा है कि भाई खत्म, ओके टाटा बाय बाय। मैं सोच रहा हूँ हमारी टीम को ना क्रिकेट के अंदर एक सेगमेंट शुरू करना चाहिए जिसका टाइटल हो अगर मगर, क्योंकि हर टूर्नामेंट में एक अगर मगर होता है। अगर मगर शुरू हो चुका है इस वक्त। अगर यूएस की टीम अगले दोनों मैचेस हारे, अगर हम अगले दोनों मैचेस बहुत अच्छे तरीके से जीते, यूएस की टीम कोई पॉइंट ना ले, तो चांस हो सकता है कि हम सुपर 8 के लिए क्वालिफाई करें। एक क्वालिफाइंग टीम का हम जिक्र कर रहे हैं, और ये वर्ल्ड T20 की नंबर 1 टीम थी कोई 1-1.5 साल पहले। सो दिस इज हाउ इट इज जी। पाकिस्तान वर्सेस कनाडा इज गोइंग टू हैपन, और एक ऐसे बॉलर इस टीम के अंदर मौजूद हैं जो कि इरादा रखते हैं कि मैं बाबर आजम के साथ 8 साल खेलूं, विकेट अंडर 19 में खेले। लेट्स सी व्हाट कम्स आउट। इस पे हम बात करते रहेंगे, और फिर वक्त हम एक और मैच की बात करते हैं। वो है हमारा मैच इकोनॉमी से, जो मुसलसल चल रहा है, और ये पता नहीं कितने रोजा है, ये मुसलसल है। इस पे हम बात करते हैं बड़ी खबर में। इकोनॉमी का जिक्र किया, इकोनॉमी की ही बात कर रहे हैं, तो स्टेट बैंक ने जो मॉनेटरी पॉलिसी है वो जारी कर दी है, जिसके मुताबिक 1.5% कमी के बाद शरह सूद 22% से अब कम करके 20.5% कर दी गई। अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग के मुताबिक हालिया कमी में 4 बरसों के दौरान शरह सूद में होने वाली ये पहली कमी है। और स्टेट बैंक का जो जारी करदा बयान है उसके अकॉर्डिंगली फरवरी से महंगाई में खातिर ख्वाह कमी आई है, और मई के महीने का आउट टर्न तवक्कुआत
से भी ज़्यादा बेहतर रहा और मुल्क में जून 2023 से शरह सूद 22% पर बरकरार ही थी। और अगर माली साल 2023-24 का इक़्तिसादी जो सर्वे उसकी बात करें वो आज पेश किया जाएगा और जो सीनियर सहाफ़ी अरशाद अंसारी उनके मुताबिक वफाकी हुकूमत रवा माली साल बाज़ अहम मुआशी अहदाफ पूरे करने में नाकाम रही है और अब रवा माली साल के दौरान मुआशी तरक्की 3.5% हदफ के मुकाबले में 2.38% रही है। औसत महंगाई के अंदर कुछ कमी जरूर आई है लेकिन फिर भी ये बहुत ज्यादा है। 21% सालाना हदफ के मुकाबले में 23.2% तक रही है। इसके अलावा फीकस आमदन, तरसीलात ज़र, एक्सपोर्ट्स, टैक्स रेवेन्यूज़, इसमें पहले से कदरे बेहतरी हुई है, कुछ बेहतर हुए हैं इशारे। सनती तरक्की का अगर जिक्र करें तो इसका सालाना मैन्युफैक्चरिंग का हदफ भी पूरा नहीं हुआ है। दूसरी जानिब रियल स्टेट, तालीम, सेहत, रिहाइश और खुराक के जो शोबे हैं ये बेहतरी दिखा रहे हैं। मज़ीद तफसीलात आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आवाम के सामने रखेंगे और बताएंगे कि हक़ाइक़ क्या हैं। आई होप कि हक़ाइक़ ही बताए जाएँ। हमें एक बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि गवर्नमेंट फौज नंबर्स बताती है, नंबर सही नहीं होते। दूसरी जानिब जो हुकूमत है जी वो रवा माली साल का बजट कल 12 जून को पेश करेगी। अनदर बिग डे फॉर द नेशन। तकरीबन 18,000 अरब रुपए के लगभग हजम पर यह बजट मुश्तमिल है रिपोर्टेडली। इसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% तक इजाफा मुतवक्किल है। कांग्रेस सरकारी मुलाजमीन आप लकी हैं, आपका हर साल बढ़ता है। जबकि टैक्स वसूलियों का जो हदफ है वो 12.9 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर किए जाने का इम्कान है। जो वफाकी हुकूमत है इसकी जानिब से आइंदा माली साल यानी कि 2024-25 का हम जिक्र करें, द नेक्स्ट फिस्कल ईयर, इसमें बजट में 2,000 अरब रुपए का एक इजाफी रेवेन्यू हासिल करने के लिए ऑफ कोर्स पेट्रोलियम मसनूआत पर 5% सेल्स टैक्स लगेगा, यानी कि पेट्रोल मजीद महंगा होगा। ये टैक्स ज़ायद किए जाएंगे। इससे 600 अरब हुकूमत वहाँ से कमाएगी। और आइंदा माली साल के लिए जो फाइनेंस बिल है इसमें तमाम गैर ज़रूरी जो सेल्स टैक्स है इसकी छूट ख़त्म करने की भी तजवीज़ है। ज़ाहिर बात है जिसको हुकूमत कहेगी ये गैर ज़रूरी है वो गैर ज़रूरी है, वो मे भी मेरे लिए ज़रूरी हो, आपके लिए ज़रूरी हो बतौर कंज्यूमर। तो इससे भी 550 अरब वहाँ से निकल आएंगी। इजाफी तवक्को है कि वहाँ से पूरे हो जाएंगे। और ये जो टैक्स हदफ इसको पूरा करने के लिए सेल्स टैक्स की जो शरह है ये मजीद 1% बढ़ने का इम्कान है। सो महंगाई इज़ देयर, महंगाई इज़ कमिंग, क्योंकि सेल्स टैक्स भी बढ़ रहा है। इस वक्त ये शरह 18% है, 19% तक ये शरह पहुँच जाएगी जो कि सेल्फ बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, और साथ ही साथ IMF भी चल रहा है हमारे पाकिस्तान से आइंदा माली साल का जो टैक्स हदफ है वो 12,900 अरब रुपए मुकर्रर करने का IMF ने मुतालबा के लिए, जिसके लिए FBR को अब 3,490 अरब रुपए के जायद टैक्स जो है उनको वसूल करना होगा। इसी तरह से IMF ने इनकम टैक्स जमा कराने वालों की जो तादाद है वो 2 गुना करके ये तादाद बढ़ाकर 60 लाख से जायद करने और जो ताजिर हैं उनको हर सूरत इनकम टैक्स नेट में लाने का मुतालबा किया। तो बड़ा अच्छा इकदाम होगा अगर हो जाए। इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या महंगाई का तूफान फिर आवाम को लपेट में लेने वाला है? क्या सूरत हाल चल रही है? इस पर बात कर लेते हैं। डॉक्टर अयूब माहिर मौशियात हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह से सबसे पहले हमने बात की है शरह सूद की, तो ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंगली 4 साल बाद कमी हुई है। कैसे देखते हैं शरह सूद इससे ज्यादा भी कम हो सकती थी? देखिए, ग्रेजुअली स्टेट बैंक के गवर्नर की जब स्टेटमेंट आई थी उसमें भी था कि ग्रेजुअली इसको डिक्लाइन किया जाएगा, कम किया जाएगा। बेसिकली आप देखें 4 साल पहले जब हिस्टोरिकली एक लो शराब सूद थी कोविड की वजह से, पूरी दुनिया में वो कम की गई थी। उसके बाद एक चेंज आया कि वो शराब सूद बढ़नी शुरू हुई। कॉन्टेक्शनरी पॉलिसी जिसको हम कहते हैं वो शुरू हुई, पूरी वर्ल्ड में शुरू हुई। पाकिस्तान में शराब सूद वैसे ही दुनिया के हम 3 ममालिक में आते हैं जहाँ शराब सूद हाईएस्ट होती है, तो वो मजीद बढ़ती गई इन्फ्लेशन की वजह से। लेकिन अब जो चीज नजर आ रही है ये बेशक 150 बेसिस पॉइंट कमी की गई है, लेकिन साथ एक इंडिकेशन दी गई है। इंडिकेशन ये दी गई है कि आने वाले महीनों में इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है, और उसके बढ़ने की वजह जाहिर है फंडामेंटल रीजन नहीं है। फूड प्राइसेस कंट्रोल में आ गई हैं, हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप अच्छी हुई थी। बेसिकली फूड प्राइसेस की वजह से इन्फ्लेशन पे पिछले 2 सालों में ज्यादा इम्पैक्ट आ रहा था, तो उसका खतरा नहीं रहा। लेकिन अब जो GST का बढ़ना और दूसरे टैक्स की वजह से पेट्रोलियम पे 5% का 5 से 6% की बात हो रही है कि वो अभी GST नहीं था, वो लगा दिया जाएगा। तो वो ऐसे स्टेप्स होंगे कि उन स्टेप्स की वजह से इन्फ्लेशन दोबारा बढ़ सकता है। और अगर इन्फ्लेशन बढ़ सकता है क्या, वो बहुत ऑब्वियस है कि वो बढ़ जाएगा। अगर वो बढ़ जाता है तो उसके बाद शरह सूद में कमी एक्सपेक्ट मजीद नहीं की जा सकती। हालांकि ये सस्टेनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है, इस पे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो सकती,
डॉक्टर साहब ऑडियो का इशू आ रहा है कोई, होना चाहिए। अपनी डिवाइस को आप मूव कर पाए अपडेट, थोड़ा सा इसको छेड़िएगा ताकि सिग्नल बेहतर हो और आपकी आवाज बेहतर आए। सुन पा रहे हैं मुझे डॉक्टर अयूब? आपको सुन नहीं पा रहे हैं, देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द सिग्नल्स। डॉक्टर साहब आवाज आ रही है मेरी आपको? थोड़ा सा अपनी जो डिवाइस है, लैपटॉप और मोबाइल जहां से आप कनेक्टेड है, थोड़ा सा इसको हिलाइएगा, सिग्नल्स बेहतर हो जाएं और बेहतर हमें आवाज आए। और प्लीज अपना नुक्ता दोबारा से बयान कीजिएगा डॉक्टर साहब, ये जो एंड पे आपने बोला। सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब जी? इसको जरा फिक्स करें जी, हम डॉक्टर साहब से दोबारा लिंक करते हैं। डॉक्टर साहब एक तो ये कह रहे हैं कि इनिशियली जिन पॉइंट्स के ऊपर काम हो रहा है, खासतौर पे अगर जीएसटी बढ़ाया जाता है, जो कि ऑब्वियसली कि बढ़ाया जा रहा है 1%, उसके साथ साथ कुछ ऐसी सब्सिडीज़ हैं आई डोंट नो, और गैर ज़रूरी टैक्सेस एज गवर्नमेंट इज सेइंग, यू नो, इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर वो गैर ज़रूरी टैक्सेस, गैर ज़रूरी सब्सिडीज़ इनफैक्ट वो अगर ख़त्म होती है और टैक्सेस दोबारा से लगते हैं, अब ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, आवाम से थोड़ी पूछा जाएगा कि आपके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं ज़रूरी है। तो उसके बाद ओबियसली एक कट तो लगेगा हमारी इनकम्स के ऊपर और एक स्ट्रेस दोबारा से आएगा। एंड विद दैट अगर पेट्रोल की कीमत मजीद बढ़ाई जाती है, और जैसा कि डॉक्टर साहब जिस तरह रेफर कर रहे हैं, जो कि यू नो ऑब्वियस उसमें भी नज़र आता है, अगर आप जीएसटी बढ़ाएंगे तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी, तो उसमें भी फिर इन्फ्लेशन का एलिमेंट डेफिनेटली मौजूद है, जिससे महंगाई में इजाफा हो सकता है। डॉक्टर साहब आवाज़ आ रही है? जी आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। बिल्कुल, बस वो लास्ट जो आपका एक सेक्शन था ना गुफ्तगू का, वो ज़रा दोबारा कर दीजिएगा, वो नहीं पहुँच सका। देखिए आईएमएफ की वजह से हमें क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ाने होंगे, तो ये कहना कि महंगाई कम होगी या कंट्रोल में रहेगी वो पॉसिबल नजर नहीं आ रहा। बहुत ऑब्वियस है कि महंगाई कम नहीं होगी जब जीएसटी लगेगा। और अच्छा डॉक्टर साहब एक सवाल फिर मेरा ले लें, ये जो गवर्नमेंट ने ये जो 2-2.5 हज़ार अरब ज़्यादा बनते हैं, इसको जो टैकल करने के लिए जिन विंडोज़ का तस्करा गवर्नमेंट करी है, जिन एरिया से गवर्नमेंट ये टैक्सेस निकाला जा रही है, ये वही कन्वेंशनल तरीके हैं, कुछ अनकन्वेंशनल नहीं गई है। और मैं हैरान हो रहा हूँ कि हम 24-25 करोड़ का मुल्क है और फाइलर्स को हम 30 से 60 लाख करने की को भी हम अपनी अचीवमेंट समझ रहे हैं 2024, जब दुनिया का पूरा निज़ाम टैक्सेशन के ऊपर चल रहा है। तो इस सूरत हाल के अंदर क्या हम वो मुआशी अशारिया दुरुस्त कर सकते हैं जिन्हें हम एक्सपेक्ट करते रहे हैं कि हमें उनको बेहतर करना है, और क्या ये राइट विंडोज़ हैं जिनको गवर्नमेंट फोकस कर रही है? मुझे तो लगता है जो पिसा हुआ तबका है, यानी कि तनख्वाहदार तबका या मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, उसको मजीद दबोचा जाएगा, उसको मजीद दबाया जाएगा। और FBR से होना कुछ नहीं है, जो रियल स्टेट सेक्टर है या रिटेल सेक्टर है, ताकतवर हल्के हैं, ये हड़तालें कर देते हैं या खुद हुकूमत में ऐवानों में बैठे हुए हैं, ये नहीं करने देंगे ऐसा लगता है। बेसिकली प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ, कलेक्शन की तरफ जाते हैं, हम चाहते हैं महंगाई ना हो लेकिन टैक्स की कलेक्शन बढ़ जाए। तो उसका एक ही मेथड होता है कि हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पर फोकस ना करें, जीएसटी की बात ना करें, एक्साइज ड्यूटी या लेवीज की बात ना करें, डायरेक्ट टैक्सेस पर आ जाए। डायरेक्ट टैक्सेस का देखिए हमारे यहाँ जो स्ट्रक्चर है, बहुत सारे जगह से जहां से टैक्स कलेक्ट हो सकता है वो सब्जेक्ट टू प्रोविंशियल सब्जेक्ट हैं, वहां से कलेक्शन में एक उसमें हम, अगर आप चाहते हैं स्ट्रक्चर चेंजेस हो, क्योंकि हमारे यहाँ टैक्स रेट कम नहीं है, दुनिया भर में हम 5 मुल्कों में आते हैं जहाँ टैक्स रेट ज्यादा है, लेकिन टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है। इसका मतलब यह है जो दे रहे हैं टैक्स वो बहुत ज्यादा दे रहे हैं और बाकी जो है बहुत सारे लोग टैक्स दे ही नहीं रहे, इसलिए टैक्स टू जीडीपी रेशो कम है लेकिन टैक्स रेट हाईएस्ट है हमारे यहाँ। तो उसके लिए अगर कंट्रोल करने के लिए बेसिकली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट इम्पावर्स होती हैं, बाज अहम जगहों से टैक्स को अच्छे खासे टैक्स कलेक्ट कर सकती हैं। अभी एक मैकेनिज्म आ रहा था कि बेशक वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ट्रांसफर कर दिया जाए लेकिन कलेक्शन एफबीआर कर ले, एफबीआर कलेक्ट कर लेगा, एफबीआर के पास सिस्टम है, प्रोविंस वो कलेक्ट कर नहीं पा रहे, लेकिन अभी लगता है उस पर काम रुक गया है। इस वक्त दोबारा वही जो ट्रेडिशनल मेजर्स हैं वही अडॉप्ट किए जा रहे हैं। और अगर इनडायरेक्ट टैक्सेस पर आए तो महंगाई होगी, फिर आप मजीद इंटरेस्ट रेट कम करने को एक्सपेक्ट भी ना करें। अगर महंगाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट के लिए स्टेट बैंक के पास एक जस्टिफिकेशन होगी कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो डॉक्टर साहब जिस तरह से अभी हमने IMF का भी जिक्र किया, एक तो ये बताइएगा कि जो हमारा आपने भी खुद भी जिक्र किया कि जो होगा वो उसमें कोई खासा आम आदमी के लिए रिलीफ नहीं होगा, तो IMF से इन्फ्लुएंस्ड बजट होगा तो क्या फिर आवाम रेडी हो जाए, एक आम आदमी जो है वो रेडी हो जाए कि मज़ीद एक महंगाई का बड़ा तूफान आने वाला है? क्योंकि इस साल के आगाज़ से ही जो मुआशी आशारी हैं वो तो बेहतरी की जानिब गामजन थे ही, लेकिन अगर हम बात करें एक आम आदमी की तो उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया, उसकी कोई जो कंडीशन है उसमें बेहतरी नहीं आई और कोई महंगाई में कमी हुई नहीं उसके लिए।
देखिए, एक बेसिक हम जो मैं समझता हूँ ब्लंडर करते हैं बजट के वक्त, ये 2-3 डिकेड से एक सिलसिला चला आ रहा है जहां से हम गलती का आगाज करते हैं। वो ये कि हम जो नेशनल बजट होता है, इस बजट को हम एक डॉक्यूमेंट लेते हैं, सिर्फ इस तरह का डॉक्यूमेंट लेते हैं कि कितने हमें खर्चे करने और उनके लिए रेवेन्यू कहाँ से हम जनरेट कर सकते हैं। उसके ऊपर पूरा ये बजट का आमदनी और खर्च के हिसाब का डॉक्यूमेंट समझते हैं। बेसिकली जो नेशनल बजट होता है वो फिस्कल डॉक्यूमेंट का एक अहम पार्ट होता है, फिस्कल पॉलिसी का पार्ट होता है। उसकी बेस पे इकोनॉमी ग्रो कैसे करेगी, पर कैपिटा इनकम क्या होगी, जीडीपी ग्रोथ रेट क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कम होगी, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल होगा, ये अहम टारगेट्स होते हैं जो बजट के जरिए या फिस्कल पॉलिसी के जरिए हम अचीव करते हैं, जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। हमारे यहाँ बजट को जब हम ये कहेंगे कि ये खर्चे और आमदनी का हिसाब किताब है, तो वो टारगेट जो है इग्नोर हो जाते हैं। ये बेसिकली प्रॉब्लम है। हम सिर्फ रेवेन्यू बढ़ाने की बात करते हैं या कहाँ से हम खर्च को कट कर सकते हैं उसकी बात कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक टारगेट्स जो होते हैं वो इससे कभी डायरेक्ट लिंक नहीं हो रहे। जैसे अभी इकोनॉमिक सर्वे के थोड़ी सी चीजें जो अनाउंस हुई है कि हम एक टारगेट रखते हैं जीडीपी ग्रोथ का, वो टारगेट ही अब तो 4-5 साल से वो टारगेट ही इतना कम रखा जा रहा है। 3.5% जब हम रखते हैं टारगेट, हमारा बेसिकली टारगेट हमारा रिक्वायर्ड जो है वो 6 to 7% के दरमियान है। वो टारगेट है हमारा, अगर वो नहीं होगा तो इकोनॉमिक इशू सही नहीं होंगे। डॉक्टर साहब 2017-18 में हम ये फोर्सी कर रहे थे कि हम इसको कम से कम 5% को तो हम हिट करेंगे। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता आपने पिछले सवाल के जवाब में उठाया, वो प्रोविंशियल जो गवर्नमेंट्स हैं। मेरा ये हमेशा पॉइंट ऑफ कंसर्न रहता है, फिर मैं पूछते हुए डर जाता हूँ कि कहीं को मुझे ये ना कहे कि आप 18वीं तरमीम के ऊपर कदगन लगा रहे हैं या उसके इख्तलाफ में जा रहे हैं। वो तो चलो एक सियासी मसला अपनी जगह, लेकिन ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की परफॉर्मेंस है इन टर्म्स ऑफ टैक्स कलेक्शन, बिकॉज जब भी इक्तिसादी काउंसिल के अंदर बात होती है और अपना हिस्सा लेने की बात होती है, तो मैं अभी भी आजकल जैसे KPK के गवर्नर वो वज़ीर आला है, बड़े चीखते चिल्लाते नजर आते हैं कि हमारा हिस्सा दो वरना मैं चढ़ाई कर दूंगा, मैं तरबेला बंद कर दूंगा। तो क्या ऐसा कोई मैकेनिज्म हमारे सिस्टम में है कि सूबों से भी पूछा जाए कि आप टैक्स कलेक्शन क्या कर रहे हैं? क्योंकि व्हाट आई फील इज कि टैक्स कलेक्शन कुछ नहीं है, सारा दबाव, सारा मलबा विफाक पे है। जो बुरा भला सुनेगा वो FBR या विफाक सुनेगा, और एट टाइम सूबे आ जाएंगे चूंकि दे हैव दिस राइट आफ्टर 18th अमेंडमेंट की, जी हमारा हिस्सा हमें दो। तो इस पर जरा थोड़ी रोशनी डालिए। देखिए, पहली चीज ये कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी बहुत अच्छी चीज है, इसकी मैं मुखालफत में नहीं कर रहा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी होनी चाहिए, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग फेडरेशन। फेडरेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। हम फेडरल कंट्री है ना, फेडरल सिस्टम है। एक स्ट्रॉन्ग फेडरेशन की हमें जरूरत है, और स्ट्रॉन्ग फेडरेशन के लिए जाहिर है एक फिस्कल रिसोर्सेज उसकी अहम रिक्वायरमेंट होती है। अभी जो इकोनॉमिक पॉलिसीज को हम देख रहे हैं वो क्या हम CPEC से बात करते हैं, SIFC की बात करते हैं। इकोनॉमिक पॉलिसी तो उस सेट पर बन रही है ना। बजट तो सिर्फ एक खर्चे और हिसाब का डॉक्यूमेंट बनकर रह गया है, और बिल्कुल ऐसा मैकेनिज्म है। देखिए, आपको याद होगा जब 20 साल पहले CBR को हमने कन्वर्ट किया था SBR में, वो सिर्फ नाम चेंज नहीं होता, वो कलेक्शन SBR क्यों कहा था, उस कलेक्शन की बात होती है कि कलेक्शन कौन करेगा, किसको करके देगा। वो एम्पावर हुआ था लेकिन वो कलेक्शन हो नहीं पाई, और क्यों नहीं हो पाई उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वही पावरफुल लोग जो हैं वही पार्लियामेंट में होते हैं, वो सर्टेन जगह पे जहाँ से कलेक्शन हो सकती है नहीं करने देते। और आपने जिस तरह अभी KP की तरफ इशारा किया, ये बेसिकली प्रोविंस और फेडरेशन का झगड़ा नहीं है, ये बेसिकली झगड़ा है पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान। बहुत दफा ऐसा होता है किसी एक या दो सूबे में अपोजिशन जो फेडरल में होती है, वो सूबे में उसकी हुकूमत होती है, तो वो सूबे के नाम पर, प्रोविंस के राइट्स के नाम पर बेसिकली पॉलिटिकल पार्टीज के दरमियान झगड़ा होता है, जिसको प्रोविंशियल और फेडरेशन का झगड़ा। आपने जो प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की तरफ जिक्र किया वो डेफिनेटली बहुत जरूरी है, लेकिन जहाँ पे ये जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ जाते हैं, जैसे एक जगह तहरीक इंसाफ है, एक जगह नून लीग है या पीपल्स पार्टी है, तो फिर कहीं ना कहीं मईशत तो सफ़र करती है ना इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर। जो कि अब जहाँ पे बिजली KPK के अंदर, मैं एक मिसाल दे रहा हूँ कि अगर वहाँ पे चोरी हो रही है और उसको एक चीफ मिनिस्टर या चीफ एग्जीक्यूटिव सिर्फ इसलिए डिफेंड करेगा चूंकि वो उसका पार्टी एरिया, और कहेगा जी दो मेरे इलाके को बिजली, लोग तो चाहेंगे ना कि वो बिल भी ना दें और बिजली भी इस्तेमाल करते रहें। तो कहीं ना कहीं ये जो इल गवर्नेंस है या ये जो गैप है, इसको कोई फिल भी तो करेगा ना। क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा ये मुआशी डॉक्यूमेंट कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं देता या नहीं देना चाहिए कि ये गैप फिल हो? डॉक्टर साहब, नहीं, इस पे बहुत सारे मैकेनिज्म मौजूद है, और बात जगह देखें मैकेनिज्म की बात नहीं होती, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन वो अंडरस्टूड कुछ चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, KP की है, आपने बात की, KP का बजट रिवायत से हटकर फेडरल गवर्नमेंट से पहले आ गया। जस्ट एन एग्जांपल दैट आई हैव गिवन, KP के लोग ऑफेंड ना हो, मैंने जस्ट एक मिसाल दी है जी। नहीं, मैं एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं। उसमें प्रॉब्लम क्या हुई, प्रॉब्लम देखिए ना, उसमें
कॉन्स्टिट्यूशन में कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि पहले बजट नहीं आ सकता, लेकिन प्रोविंशियल बजट जो है एटलीस्ट 3 पॉइंट ऐसे हैं जो फेडरल बजट से जुड़ा हुआ होता है। उसमें सबसे अहम जो होता है एनएफसी अवार्ड होता है, वो सूबों का मेन रेवेन्यू होता है, वो जो फेडरेशन से एनएफसी अवार्ड के जरिए पैसे आते हैं, उसका एक एस्टिमेशन होता है जो फेडरल बजट में आता है, वो यूटिलाइज करना होता है प्रोविंशियल बजट में। तो इस वजह से उसको बाद में आना चाहिए था। इसी तरह फिर जो डेवलपमेंट का बजट होता है, वो डेवलपमेंट का बजट जो होता है एक हमारे यहाँ उसमें एक मैकेनिज्म है कि वो अप्रूवल जो होता है वो एक तरीकाकार है, प्लानिंग कमीशन में डिस्कस होता है और वो मैचिंग ग्रांट होती है, वो अप्रूव फेडरल गवर्नमेंट करती है, लेकिन सूबों के बजट में वो आता है डेवलपमेंट बजट में। इसी तरह से तीसरे नंबर पर एक अगरचे कम हो गई है, लेकिन बहरहाल अभी भी एक हेड मौजूद है जो सूबों को ग्रांट्स दी जाती है प्रोविंशियल से। तो एनएफसी अवार्ड है, ग्रांट्स है, डेवलपमेंट बजट है, ये फेडरल बजट में ये चीजें इनके फिगर्स आते हैं, वो फिगर फिर ट्रांसफर होते हैं प्रोविंस के बजट में। तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हो ना हो, लेकिन एक मैकेनिज्म तो मौजूद है ना, उस मैकेनिज्म को फॉलो करना चाहिए। वो अगर करेंगे तो अच्छे ताल्लुकात होंगे। हम इकोनॉमी को अगर एक पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स कर दें तो ये सारे मसले हल हो सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात एंड में आपने की है कि अगर इकोनॉमी को अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स कर दे तो तमाम तर मसाइल हल हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अयूब मेहर साहब, आपने बड़े तरीके से हमें बताया कि जो बजट कल आने वाला है उसको हमें उससे क्या क्या उम्मीदें हमें वाबस्ता करनी चाहिए और क्या जो फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हमें बता रहे हैं कि आम आदमी के लिए रिलीफ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, उस हवाले से हमने बात की है। एक्सप्रेसो में वक्त हुआ। Welcome back to Expresso once again. और अब शामिल करेंगे सेगमेंट ओवर अ कप ऑफ कॉफी, जिसमें ज़ैनब जुतोई आज हमारी मुलाकात करवा रही हैं मारूफ कॉमेडियन गुलकार बब्बू राना से। देखते हैं क्या गुफ्तगू हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट ज़ैनब जुतोई। तो आज मैं आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ एक ऐसी पर्सनालिटी से जिसने हमेशा हम सबको हंसाया। तो आज हम करने वाले हैं उनसे दिलचस्प सवाल जो कि आज तक हमसे पहले किसी ने नहीं पूछे होंगे। मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो सरप्राइज़ में अभी इसलिए रख रही हूँ कि आप लोग जब उनसे खुद मुलाकात करेंगे तो शायद ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलें ये सरप्राइज़ ब्रेक करते हैं और आपको बताते हैं कि मेरे साथ आज कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो एक्सप्रेस स्क्रीन देखने वाले जितने भी इस वक्त नाजरीन देख रहे हैं, मेरा सबको सलाम और आपके लिए नेक तमन्नाएं और एक्सप्रेस टीवी ऐसे ही बढ़ता फूलता रहे। थैंक यू सो मच। बब्बू राना साहब, आपके करियर के बारे में पूछेंगे। आपने अपने करियर का आगाज़ कहाँ से किया? टॉक शोज भी करते थे आप, बड़ी दिलचस्प बात है, तो उस बारे में बताएं, कहाँ ज़्यादा मज़ा आया? फैसलाबाद से मेरा आगाज़ था। फैसलाबाद के एक साथ है ज़िला जड़ावाला, अच्छा, वहाँ से मैंने अपने कमर्शियल थिएटर का आगाज़ किया। मेरे उस्ताद जो बहुत सीनियर थे फैसलाबाद के, उस्ताद खादिम हुसैन चंगीला, उनका प्ले था, तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मुझसे पहले मेरे बड़े भाई हामिद रंगीला इस फील्ड में आ चुके थे, तो उनके पीछे चलता चलता मैं अभी कमर्शियल थिएटर में, अच्छा, फिर मैं पूरे पाकिस्तान, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में थिएटर परफॉर्म किया, फैसलाबाद से दूसरे शहरों में, ऑलमोस्ट पूरे पाकिस्तान में। तो उसके बाद फिर मैं 2005 में लाहौर आ गया, फिर लाहौर मैंने थिएटर प्ले किया आके। 2011 में मेरा एक्सप्रेस टीवी गोज़ टू क्रेडिट एक्सप्रेस टीवी पे ही मेरे लिए पहला रहमत का कतरा जो बना, मेरी ऑडियंस के सामने मैं आया हूँ, वो था मेरे मुल्क दी बिजली जी। आता है कि थिएटर में ये जो प्रोफेशन है आप लोगों का, इसमें बड़ी जेलसी वाली बड़ी चीज़ें होती हैं, लोग बड़ी एक दूसरे की टांग खींचते हैं आर्टिस्ट, तो आपको किन मसाइल का सामना करना पड़ा जब करियर का आगाज़ था? तो प्रोफेशनल जेलसी हर जगह पे होती है, ऐसे ही हमारी फील्ड में भी है, तो काफ़ी मुश्किलें भी आती हैं, अभी तक आ रही हैं, ये नहीं कि वो सिलसिला बंद हो गया, बिल्कुल ऐसे है, अभी तक है स्टिल। सो मेरा ये बिलीव है कि अगर आपको अल्लाह ने इज़्ज़त देनी है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, अगर नहीं देनी तो उसको कोई दिला नहीं सकता। अच्छा, कोई आइडियल है आपका जिसको देखकर आप ये सोचते हो कि ऐसा काम करना है, मज़ीद बेहतर करना है, काम को और अच्छा करना है, या कोई आइडियल था जब करियर का आगाज़ किया? मेरे आइडियल थे उस्ताद बब्बू बराल, अच्छा, और उन्होंने ही मेरा नाम रखा था बब्बू राना। अच्छा, तो अब जो मौजूदा अगर आप कहें तो इस सिचुएशन में मेरे जो आइडियल हैं वो सुहेल अहमद हैं, और मेरा दिल करता है उन जैसा काम करूं इस फील्ड में। हाँ। और अगर दूसरी फील्ड में, जैसे आप जानती हैं मैं कव्वाली परफॉर्म भी करता हूं,
तो उसमें मेरे आइडियल उस्ताद नुसरत अली खान, वन एंड ओनली। आपकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है, कोई कवाली सुन लें आपसे। जी जी क्यों नहीं, कवाली सुनाता हूँ आपको। इस वक्त जो मेरे फेवरेट कॉम्पोजिशन है वो उस्ताद दिलदार हुसैन पिद्दू खान साहब की। अच्छा ठीक है। जो उस्ताद नुसरत अली खान साहब के तबला नवाज अच्छा रहे कोई 20-25-30 साल, सारा परफॉर्म किया उन्होंने। उनकी कॉम्पोजिशन है, हदीका कियानी साहबा ने गाई, बहुत आजकल वो वायरल भी है। वो उसको कई और जगह पे उसको एसोसिएट भी किया जाता है कई और जगह पे। सो वो कॉम्पोजिशन उस्ताद दिलदार साहब को मेरा सलाम इस बात पे। जाने इस दिल का हाल क्या होगा, जाने इस दिल का हाल क्या होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, तेरा वादा अगर वफा होगा, हम ना बाज आएंगे मोहब्बत से, जाने जाएगी और क्या होगा, जाने जाएगी और क्या होगा। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत आपने गाया और बिल्कुल आपने इस गाने का हक अदा किए। बहुत प्यारी आवाज़ है माशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अच्छा, खाने में क्या पसंद है? खुद भी कुकिंग करते हैं और सबसे अच्छा क्या बना लेते हैं? सबसे अच्छा मैं पागल बना लेता हूँ। अच्छा, फिर बच के रहना पड़ेगा आपसे इसका नहीं, मतलब। आपको नहीं। अच्छा फिर ठीक है। आप तो मेरे गेस्ट हैं, बस ये मैंने जस्ट एक लाफ्टर लिया। अच्छा अच्छा। सियासत में दिलचस्पी है? अगर सियासत में पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, कोई पार्टी आपको टिकट दे, कौन सी पार्टी ज्वाइन करेंगे? मेरा ये काम नहीं है, सियासत से मैं दूर ही रहता हूँ, कोशिश करता हूँ दूर ही रहूँ। पाकिस्तान के लिए दुआ करता हूँ हमेशा। मेरी पार्टी पाकिस्तान है और अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे और बड़ा अच्छा चल रहा है, अल्लाह मजीद भी अच्छा करे। अच्छा, सुनने में आया पैरोडी बड़ी अच्छी करते हैं, कोई किसी की पैरोडी तो करके दिखाएं। अब मैंने एक रिसेंटली बनाई थी पैरोडी, उसको सुना देता हूँ। ओ बेईमान रोंदी है सारी अवाम, लीडर तां साडे नादान, ए नादा की जाना, हो बेईमान हो रोंदी है सारी अवाम, लीडर तां साडे नादान, ए नादा की जाना, इत्थे अद्धा घंटा आवे ते 12 घंटे जावे, साडी पानी वाली टैंकी सुक गई, बिजली दे वाली हद मुक गई, मुक गई, बिजली दे वाली हद मुक गई, पसीने नाल मत वज गई, बिजली दे वाली हद मुक गई, मुक गई। नाइस, बहुत मजा आया। अभी आपसे करने वाले हम रैपिड फायर, तो तैयार हैं आप? जी जी फुल। पूछ लें आपसे फौरन एक लफ्ज में जवाब देना आपने। अच्छा चले, आई विल ट्राई। ठीक है। माँ की दुआ, जन्नत की हवा, बेगम की अदा, जेब दा खाना खराब। अच्छा। ख्वाजा सरा से दुश्मनी, मुंह ते निशान पवाना। पुलिस वाले की दोस्ती अच्छी होती है। अच्छी होती है जी। मुहावरा सुना होगा आपने, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, तो जो सीधा चोर होगा वो क्या करता होगा? उसको कोतवाल डांटेगा। ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका बब्बू राना साहब, बहुत मज़ा आया आपसे बातें करने का और हमारा दिन तो बहुत अच्छा गुजरा है। उम्मीद होगी कि हमारे व्यूअर्स ने भी बहुत इंजॉय किया होगा। होपफुली आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। फिर मुलाकात होगी एक नए गेस्ट के साथ। अल्लाह हाफिज। बैक टू एक्सप्रेसो। अब बात करते हैं क्रिकेट की, आपके और हमारे इंतहाई नापसंदीदा मौजू आजकल खासतौर पे भारत के हारने के बाद। वैसे हमारा बहुत पसंदीदा होता है, दो चीज़ें हमें बड़ी पसंद है, सियासत और क्रिकेट, और दोनों के हालात ख़राब चल रहे हैं। बात कर लेते हैं इस पर थोड़ा सा। एक तो हम इससे पहले कि आज के मैच की बात करें, आपको बताया पाकिस्तान वर्सेस कनाडा मैच है और पाकिस्तान, उसके बारे में भी हमारे जो असिस्टेंट जो कोच हैं वो कह रहे थे, अजहर महमूद साहब जो है वो कह रहे थे कि इसमें 2-3 प्लेयर्स बड़े डाढ़े हैं, हमें उससे ध्यान से खेलना पड़ेगा। अब तो हम डर ही जाते हैं अजहर भाई, आप किन की बात करें, मुझे लगता है कि अब क्या ही हम बात करें। खैर यूएस से तो हार गए। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के बारे में सब ने बहुत तनकीद की, सब ने जज्बात का इजहार किया। एक शख्स थे जो यूएस मैच के बाद भी बड़े पॉजिटिव रहे और उनकी राय बड़ी इंपॉर्टेंट है क्रिकेटिंग वर्ल्ड में, वो वसीम अकरम है।
जब पाकिस्तान इंडिया से मैच हारा और इतना बुरा हारा ना, उनकी राय भी बदल गई। तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इंटेंसिटी क्या है, इम्पैक्ट क्या है इस हार का। वसीम अकरम कल जब एक इंटरनेशनल टीवी चैनल पे बात कर रहे थे तो थोड़ा सा जज्बात का इजहार उन्होंने किया पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच के हवाले। वसीम अकरम और नवजोत सिंह सिद्धू साहब बात कर रहे थे और वसीम अकरम ने कहा कि क्या अब हम समझाएंगे इन प्लेयर्स को, 10-10 साल से खेल रहे हैं। इन जज्बात का इजहार उन्होंने किया। बहरहाल पाकिस्तान वर्सेस कनाडा मैच है और इस पे भी पाकिस्तान इंडिया पे भी और पाकिस्तान कनाडा पे भी हमने कहा जज्बात के लिए हम जरा एक्सपर्ट ओपिनियन ले लेते हैं। अब्दुल माजिद अवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात कर लेते हैं। और सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम अब्दुल माजिद अवान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। दिमागी तौर पे नहीं, थोड़ा सा वो हम सबका यही हाल है। हम उस सदमे से अभी तक बाहर नहीं निकल पाए। जैसे कि अभी आपने सुना वसीम अकरम साहब क्या कह रहे थे। पहले तो मैं चाहूंगी कि क्विकली कमेंट करें जरा, जो हम बड़ा शानदार खेलते हुए इंडिया से हार गए उस पर। हमने कहा कैथारसिस का मौका देना आपको माजिद भाई। मैं इस पे सिंपल सी बात कहना चाहूंगा। मैंने, आपको याद होगा पहले भी बात हुई थी तो बताया था, 2021 का जो दुबई यूएई में वर्ल्ड कप हुआ था, जो पाकिस्तान 10 विकेट से जीती थी, मैं उस टाइम से कह रहा था कि ये जीत, बड़ा लोग खुश हुए हैं कि हम 10 विकेट से जीत गए, रिजवान बाबर ने जो है सारा स्कोर खुद ही चेस कर लिया, बट वहां से हमारा डाउनफॉल शुरू हुआ था। ये आप याद रखें, उरूज के बाद जवाल तो होता ही है। तो अभी हम जवाल वाले फेज में चल रहे हैं, और जवाल इसलिए नहीं है कि ये एक नेचुरल ऑर्डर ऑफ थिंग्स है। जवाल इसलिए कि वो मैच जो है ना, वो जो एक हमारे तासुब होते, हमारा मेंटल कैपेसिटी थी कि जी हम इंडिया को नहीं हरा सकते, तो हम मेहनत करते थे एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा मेहनत छोड़ दी हमने कहा यार अच्छा बस बाबर रिजवान सब कर लेंगे और बॉलर सब कर लेंगे, बाकी टीम जो है वो सिर्फ वहां पे टूर करने गई हुई है, यूएस घूमने गई हुई है। तो वहां से मैं समझता हूँ, वहां से आपका जवाल शुरू हुआ है, एंड यू नीड टू पिक अप योर पीसेस नाउ। आपको ये सोचना होगा कि वो एक जीत थी, आप आज तक उनसे नहीं जीतते, एक दफा जीत गए। डोंट मेक दैट अ स्क्रिप्ट दैट यू ऑलवेज फॉलो। आपको नया स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा, और आपको एक स्क्रिप्ट नहीं, आपको 10 स्क्रिप्ट चाहिए। आप सिंपल मैच के बीच में प्लानिंग देख लें। द लैक ऑफ प्लानिंग बाय पाकिस्तान एंड द प्रेजेंस ऑफ प्लानिंग बाय इंडिया के हर थोड़ी बार, बुमराह का सेकंड लास्ट ओवर करवाना 19th ओवर के भाई 15 में 25 चाहिए, तो उस तरह ये सब चीजें आपको आती हैं एक्सपीरियंस से, प्लानिंग से। बाबर, पहले मैं बहुत बोलता था कि बाबर को टाइम दें एक्सपीरियंस लेने के लिए, but अब बाबर has enough experience. He needs to come up to the stage and he needs to understand कि यार ये अब वो नहीं रहा कि अब मैं सीख रहा हूँ, अब मैं सीख गया हूँ, and now I need to execute the plans जो मुझे टीम देती है। गैरी क्रिस्टन ने बोला कि यार टीम प्लान्स जो है वो नहीं फॉलो कर पाई, कुछ भी नहीं होता। आप बहुत हाई लेवल पे खेल रहे हैं, आपको जो है वो प्लान्स फॉलो करने हैं। दैट इज अ पार्ट ऑफ योर जॉब डिस्क्रिप्शन एज अ क्रिकेटर। अगर आपसे प्लान्स नहीं फॉलो हो रहे तो आई एम सॉरी, आपको फिर या तो कप्तान नहीं होना चाहिए, या आपको फिर टीम में नहीं होना चाहिए। जो मिडिल ऑर्डर ने हमारे हरकतें की हैं, जो हमारे इफ्तिखार हैं, मैं चाहता नहीं वो भी ना लेना फिर। हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मुझे तो लगता है ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए कि यू कैन ओनली गेट योर सैलरी वेल, ऐसा होना चाहिए। मुझे तो अब लगता है ये बहुत हल्की बात है, लेकिन कुछ इंसेंटिव बेस्ड कुछ रखें कि ठीक है। मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। ये जब मैं बड़ा हो रहा था स्पोर्ट्स में, तो मुझे एक बात बताई गई थी कि यार ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर्स जब सेंचुरी करके आते हैं तो जॉब वेल डन कहा जाता है, उन्हें कांग्रेट्स नहीं कहा जाता, बिकॉज़ इट्स देयर जॉब। तो क्रिकेटर्स को भी ये समझना पड़ेगा कि सेंचुरी करना उनकी जॉब है। ठीक है, आप क्विकली जरा मूव कर जाते हैं। आज बॉयज का एक और बड़ा इम्तिहान है, अमेरिका के बाद कनाडा से खेल रहे हैं माशाल्लाह। योर टेक। वो भी अपने ही लड़के हैं सारे, कनाडा यूएसए में अपने पाकिस्तानी इंडियंस ही हैं सारे। अच्छा ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि मुझे तो यही लग रहा है गली मोहल्ले का मैच हो रहा है, हम पाकिस्तानियों से ही खेल रहे हैं, और इससे हमें ये दो चीजें, एक अच्छी चीज एक बुरी चीज ये नजर आती है कि वही पाकिस्तानी जो वहां जाके पार्ट टाइम में क्रिकेट खेल रहे हैं, देयर प्लेइंग बेटर क्रिकेट देन द प्रोफेशनल्स हु आर प्लेइंग इन पाकिस्तान। और वो आपको याद होगा यूएसए का जो बॉलर था, वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है फुल टाइम, ही इज अ पार्ट टाइम क्रिकेटर, वो हम उसको नहीं खेल पाए। तो ये वाली बात है कि आपको ये समझना होगा कि आप प्रोफेशनल है, आपको क्रिकेट खेलनी है। अच्छी बात सिर्फ ये है कि ये नजर आ गया कि पाकिस्तान में सीखें कितना टैलेंट है कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं टैलेंट। बात है माजिद भाई, यूएसए, कनाडा और तो कुछ नहीं एक्सपोर्ट कर पा रहे, क्रिकेट टैलेंट ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, सवाल मुश्किल है जो मैं आपसे करने लगी जी। माजिद सुपर 8 के लिए क्वालिफाई कर लेंगे? ये क्या इतना मुश्किल सवाल कर? देखिए, हिस्ट्री को देखा जाए तो हाँ कर लेंगे, क्योंकि हिस्ट्री में हम हमेशा इसी तरह रुल खुल के किसी तरीके से धक्का वक्का खा के एक आध बारिश वारिश करवा के कुदरत के निजाम की बेस पे हम हमेशा पहुंचे हैं। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखें तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान को आगे जाना चाहिए, क्योंकि अगर ये लोग सुपर 8 चले गए ना,
तो इनके पास एक तमगा होगा छाती पे लगाने के लिए कि देखिए हम सुपर 8 चले गए। दिस इज द टाइम वेयर दे नीड टू हैव अ वेरी वेरी गुड रियलिटी चेक कि नहीं, हम नहीं है उस लेवल पे। इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं लेकिन हम अभी भी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल पा रहे। टीम जो पहली दफा T20 वर्ल्ड कप खेल रही है वो हमें हरा के जा रही है, तो दैट मींस देयर आर फ्लॉज, देयर आर क्रैक्स। टाइम सेगमेंट का खत्म हो गया। बहुत शुक्रिया, आफ्टर लॉन्ग टाइम आपने ज्वाइन किया। इंशाल्लाह दोबारा भी आपसे बात होती रहेगी और आपसे जानते हैं। थैंक यू फॉर योर टाइम। अब्दुल माजिद अवान वाज विद अस। क्रिकेट पे हमने बात की पाकिस्तान वर्सेस कनाडा। मैं तो नहीं देखूंगा, आपने देखना हो तो देख लीजिए। आप देखेंगे, मुझे पता है। ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे इस सेगमेंट में एक चैंपियन से। जी हाँ, काजाकिस्तान में होने वाली एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तानी टीम ने रोड साइकिलिंग में तारीख रकम की है और काजाकिस्तान में होने वाली चैंपियनशिप में कौमी साइकिलिस्ट अली इलियास ने इनफरादी टाइम ट्रायल इवेंट में शानदार कारकर्दगी की और तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करते हुए 61.4 किलोमीटर का जो फासला था वो महज 1 घंटा 26 मिनट में तय करके टॉप पोजीशन पर आए और शानदार फतह के साथ पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। अली इलियास गुज़िश्ता बरस भी मास्टर्स कैटेगरी में सिल्वर मेडल भी अपना नाम कर चुके हैं। बिल्कुल, और इस चैंपियनशिप में एशिया भर के बेहतरीन साइकिलिस्ट मौजूद थे। एक सख्त मुकाबला था। मजीद आपकी मुलाकात हम इस कौमी हीरो से करवाते हैं। एक्सप्रेसो हीरो भी हैं, कौमी हीरो भी हैं। राइट नाउ विद अस। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अली। आपको बहुत मुबारकबाद आपकी इस बेहतरीन फतह के ऊपर एंड गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हो जी। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। सो ग्रेट टू हैव यू अली। आपने हमारा सर फखर से बुलंद किया और ये महज जुमले की हद तक नहीं है। ओबियसली जब भी आप ग्रीन फ्लैग के साथ कहीं पे जाते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं और फिर कोई कलीदी पोजीशन भी ले लेते हैं, तो मेरे ख्याल में इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सो इट्स अ फॉर्मल क्वेश्चन, सॉर्ट ऑफ टिपिकल एज वेल। इस जर्नी के बारे में, वेयर डिड यू स्टार्ट एज अ प्रोफेशनल साइकिलिस्ट? क्या सिर्फ शौकिया तौर पर शुरू किया या शुरू से ही माइंडसेट ये था कि आई हैव टू बी अ प्रोफेशनल और कहीं ना कहीं जाके कुछ बड़ा करना है? जी मैं बहुत छोटी एज से ही स्पोर्ट्स की तरफ काफी राग़िब था। एट द एज ऑफ 12 आई यूज्ड टू प्ले टेनिस, कंपेटिटिव टेनिस। माय फादर पुट मी अंडर अ कोचिंग प्रोग्राम। टेनिस से सफ़र शुरू हुआ, फिर फुटबॉल तक गया, फिर फुटबॉल के बाद बैडमिंटन खेली। बैडमिंटन में नेशनल गेम्स का एक गोल्ड मेडल हासिल किया, विच इज़ अ वेरी प्रेस्टिजियस इवेंट इन पाकिस्तान। उसमें सिंध के लिए गोल्ड मेडल लिया। उसके बाद एक शोल्डर इंजरी वाज फोर्सिंग मी टू रेस्ट। फिटनेस थी काफ़ी, 2 दहाइयों से स्पोर्ट्स में एक्टिवली बहुत इन्वॉल्व रहा हूँ। बैडमिंटन कंपेटिटिव खेली काफ़ी और फिर उसके बाद शोल्डर इंजरी को रेस्ट करते हुए आई वाज गेनिंग वेट। तो मैंने कहा चलें, साइकिलिंग का उस वक्त बड़ा एक नया रुझान शुरू हुआ था कराची में। मैंने किसी दोस्त ने इंट्रोड्यूस किया और एक हल्की सी साइकिल खरीद के जो है वो सस्ती सी अपनी वाइफ के साथ रात में ऐसी चलाना शुरू कर दी। रेस एक मुनक्किद हो रही थी। कंपेटिटिव तो मैं था, एक खिलाड़ी वाली जो एक माइंडसेट होता है वो खेल के जो है वो आया हुआ था। तो मैंने कहा चले रेस करते हैं, हार जीत से क्या होता है। वो इत्तेफाक से मैं रेस जीत गया और उससे बड़ी हौसला अफजाई हुई कि यार ये काम ठीक है। ये लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया और मुझे बहुत मज़ा भी आया। उसके बाद फिर उसके 2 महीने बाद ही एक रेस और हुई। उसके बाद फिर नेशनल्स हुई, उसमें भी एक ब्रॉन्ज मेडल आ गया, पहली नेशनल्स में बगैर कोई खास इक्विपमेंट के और ट्रेनिंग के। तो इस तरीके से सफ़र का आगाज हुआ और एक स्टेप के आगे एक स्टेप लेते जो है वो खूबसूरत जर्नी रहा आपका। यानी कि अच्छा अली, टेल अस मोर अबाउट द इवेंट। ये चैंपियनशिप जो थी जिसमें गोल्ड मेडल आपने लिया, कितना टफ कंपटीशन था? एशिया भर के जो चैंपियंस थे वो आपके मुकाबले में थे? जी ये एशियन चैंपियनशिप हर साल मुनक्किद की जाती है और ये पिछले साल थाईलैंड में हुई थी, उससे पिछले साल ये ताजिकिस्तान में हुई थी। ये एशिया की कंट्रीज हॉप करती है और ये कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप्स जो हैं वो हर साल मुनक्किद की जाती हैं और इसमें एशिया भर की टीम्स आती हैं, जिसमें बड़े सगीर से भी टीमें शिरकत करती हैं, फार ईस्ट एशिया की भी टीम्स आती हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ भी आती हैं। इस मरतबा तकरीबन 25 से 27 मुल्कों ने पार्टिसिपेट किया है इस चैम्पियनशिप में और कज़ाकिस्तान में ये चैम्पियनशिप मुनक्किद की जा रही है। इसकी वजह से इसकी एक ख़ास अहमियत ये है कि कज़ाकिस्तान के पास लंदन ओलंपिक्स का गोल्ड मेडल है साइकिलिंग में। और कज़ाकिस्तान की जो टीम है वो टूर डी फ्रांस में शिरकत करती है और
उसमें उनकी पोजीशंस हैं, और वर्ल्ड चैंपियन भी कजाकिस्तान ने प्रोड्यूस किए हुए हैं। तो ये एक साइकिलिंग नेशन है, यहाँ पे साइकिलिंग बेहद मकबूल है। मैं समझता हूँ कि जितनी हमारे यहाँ क्रिकेट मकबूल है उस हद तक या शायद उससे ज्यादा यहाँ पर साइकिलिंग मकबूल है। तो यहाँ साइकिलिस्ट आर लाइक सुपरस्टार्स। तो इस मुल्क में मुनक्किद हुई एशियन चैंपियनशिप्स इस साल, विच आई न्यू कि ये बहुत ज्यादा कंपेटिटिव होंगी बिकॉज उनको होम एडवांटेज भी रहेगा। उसके बाद फिर वेदर यहाँ ये जिस शहर में हो रही है, ये एक ठंडा शहर है, थोड़ी सी हाइट पर है, लेकिन इस पर्टिकुलर टाइम विंडो में समर्स में यहाँ बेहद गर्मी पड़ रही है। तो जो दूसरा गोल्ड मेडल आया है रोड रेस में, वो उस वक्त टेम्परेचर वाज 48.5 डिग्रीज। तो क्योंकि हम कराची में ट्रेनिंग करते हैं और आपको पता है कराची में सिर्फ सर्दी 3 महीने या 2 महीने की मेहमान होती है और ज्यादातर गर्मी होती है, तो उसका भी थोड़ा सा हमें जो है वो एडवांटेज था, मैं समझता हूँ। अच्छा, जो अली आपने प्रोफेशनली बात की कि प्रोफेशनली आपने साइकिलिंग शुरू की, सो आई मीन सिर्फ इसके अंदर वी नीड स्टेमिना टू बिल्ड, कि आपको लगे कि अब आप एक लंबी रेस कर सकते हैं या लंबी साइकिलिंग कर सकते हैं, जस्ट आपने स्टेमिना बिल्ड करना है, या फिर टू बी रेडी फॉर प्रोफेशनल कॉन्टेस्ट यू नीड टू वर्क ऑन सर्टेन स्किल्स एंड टेक्निक्स एज वेल, जिसके ऊपर आपने पेशकी काम किया, और वाज इट जस्ट योर स्टेमिना दैट यू वर वर्किंग ऑन? जी, दिस इज अ मैन प्लस मशीन स्पोर्ट। आपके साथ आपकी साइकिल होती है विच इज अ मशीन, और उसकी देखभाल, उसकी हैंडलिंग, उसकी मूवमेंट, उसकी टेक्निकल स्किल्स, टर्निंग, यू टर्न्स वगैरह। फिर आपके साथ एक पेलोटॉन यानी बंच होता है जिसमें 100 और साइकिलिस्ट होते हैं, और ब्रेक्स इतनी जो है वो रिलायबल या इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि आपने ब्रेक की फौरन रोक दी। आपकी अगर व्हील, फ्रंट व्हील हल्का सा भी किसी और साइकिलिस्ट से या किसी भी और चीज से या किसी बड़े पत्थर से टकरा जाए तो आप सीधा क्रैश कर जाते हैं। और जब आप क्रैश करते हैं आपके पास कोई प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट भी नहीं होता। देयर इज नो पैडिंग, देयर इज नो जेल्स दैट जो कुशन करे आपके इम्पैक्ट को। आप सीधा रोड पे घिसटते हुए जाते हैं एट हाई स्पीड, और बड़ी जोर से चोट लगती है, और हड्डियां तो टूटना इसमें बड़ा नॉर्मल है। इस हवाले से कि अगर आप कंपेटिटिव साइकिलिंग करें और उसके लिए आपको ट्रेनिंग भी बहुत करनी पड़ती है, और रेस में हर कोई इज टेकिंग रिस्क्स। तो इसकी रेसिंग के लिए टेक्निकल स्किल्स, एक बेसिक टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। अच्छा। कोई अपनी सिर्फ सेहत के लिए कर रहा है, अपनी एक्सरसाइज के लिए कर रहा है, उनकी स्किल्स इतनी नहीं भी हैं तो इतना फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके अराउंड बहुत सारे और साइकिलिस्ट और वो रेस सिचुएशन में नहीं होते। रेसिंग मेक्स इट अ लिटिल मोर, इसकी डिमांड थोड़ी सी बढ़ जाती है। अच्छा। इंड्योरेंस के लिए आपको क्योंकि रेसेस काफी लंबी होती हैं, 100 किलोमीटर, मेरी तकरीबन डेली की ट्रेनिंग राइड्स आर मिनिमम 100 किलोमीटर्स। अच्छा। और वंस अ वीक आर 180, 160। और ये जो कजाकिस्तान में था, ये आपका बेस्ट था या आपका डोमेस्टिक या लोकल बेस्ट आपका इससे बेहतर था? वहां पे ये कम हुआ, क्योंकि आपका अपना रिकॉर्ड क्या है वैसे अच्छा सबसे? मेरा जी जो इन टर्म्स ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम एज वेल, आई मीन दोनों का जो कंपैरिजन है। अच्छा, मैं मेरी लॉन्गेस्ट राइड मैं 195-196 किलोमीटर्स ट्रेनिंग में करता रहा हूँ। बट इन टर्म्स ऑफ स्पीड जो मेरा पहला मेडल है, वो दैट वाज माय हाईएस्ट स्पीड एवर। मेरा पर्सनल बेस्ट था, और मुझे इसकी काफी खुशी इसलिए भी है कि थोड़ा सा एज स्टार्ट्स टू किक इन at some point, and you have, as an athlete, you have all these thoughts. Somebody who's been active in sports for 2 decades, उसको thoughts आते हैं कि यार have I passed my peak? But it felt very special that I did my personal best in very tough conditions. It was very warm. आपको लगा कि नहीं अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा, तो अली ये जो 1 घंटा 26 मिनट की रेस थी, इस दौरान क्या चल रहा था दिमाग में? क्या ख्यालात थे कि गोल्ड मेडल आप जीत जाएंगे? उस वक्त भी आप श्योर थे? जी, इससे 1 दिन पहले मेरा टाइम ट्रायल में गोल्ड आ चुका था, और उसमें कोई 88 खिलाड़ी थे पूरे एशिया से, 88 पार्टिसिपेंट्स थे, और उसमें मेरा गोल्ड था। और उसमें जब गोल्ड आ जाता है तो फिर सबकी नजरें और उनका देखने का अंदाज आपकी तरफ चेंज हो जाता है, एंड एवरीबडी तो वही फिर सारे लोग फिर रोड रेस में भी थे, बहुत सारे लोग, कुछ नए लोग भी उसमें आए। तो आई वॉज ऑलरेडी वेरी मच प्रोमिनेंट। हर टीम ने प्लानिंग बनाते हैं जी, उनके कोचेज और मैनेजर्स और उनके जो स्पोर्ट्स डायरेक्टर्स होते हैं और टीम और कैप्टन्स, वो प्लानिंग करते हैं जी कि
हमने किस तरह ये रेस जीतनी है। ठीक है। रोड रेस में मास स्टार्ट होता है, सारे साथ जाते हैं एंड जो whoever crosses the finish line they win। तो उसमें आई वाज वेरी मार्क्ड, मुझे कोई जाने नहीं दे रहा था इनटू अ ब्रेक, लाइक कोई लीड लेके मैं कोई सबकत ले जाऊं, कोई डिस्टेंस क्रिएट कर लूं अपने और बाकी राइडर्स में। उसमें मुझे बहुत सारे लोग मार्क कर रहे थे। प्लस जो गर्मी थी वो बहुत ज्यादा थी, जैसे मैंने बताया 48.5 डिग्री सेल्सियस था। कराची की भी मैक्सिमम गर्मी 43 तक चली जाती है, लेकिन 48.5 वाज समथिंग व्हिच वाज आप मोइंजोदड़ो या दादू में आप साइकिलिंग कर रहे हैं, वहाँ का टेम्परेचर यूजुअली 48-50 रहता है। अच्छा ये बताइए अब थोड़ा सा ये मेंटल टफनेस के बारे में, स्पोर्ट्स इन जनरल और साइकिलिंग इन पर्टिकुलर, ये आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर क्या रोल होता है, इसका क्या किरदार अदा करती है ये आपको बेहतर करने के लिए, टू बी अ बेटर ह्यूमन, इसके हवाले से थोड़ा सा हमें बताइए। जी, स्पोर्ट्स आपकी नॉट जस्ट अ बेटर ह्यूमन बट इन एनी अदर वॉक ऑफ लाइफ, वेदर यू आर अ बिजनेसमैन और यू आर एन एकेडमिक और इन एनी वॉक ऑफ लाइफ, स्पोर्ट्स रियली हेल्प यू। दे टीच यू द स्पिरिट ऑफ एंड्योरेंस। आपको वो सिखाते हैं कि जी आपने अपनी एक ड्रिल्स के साथ कैसे जो है और अपनी टाइम की पाबंदी कैसे करनी है, अपनी ईटिंग में डिसिप्लिन कैसे लाना है। ऑल्सो आपको मेंटली काफी शार्प बनाते हैं, कोई भी स्पोर्ट हो, नॉट जस्ट साइकिलिंग। ठीक है। साइकिलिंग की खुसूसियत ये है कि जी एक लो इम्पैक्ट स्पोर्ट है। इसमें आपको अगर नी में आपकी घुटने या जॉइंट्स कमजोर भी हैं तो इसमें उन पे जोर नहीं आएगा, एज अपोज टू रनिंग और एनी अदर एक्टिविटी। इसमें दूसरा फायदा ये है कि जी आपने घर से अपनी साइकिल निकाली और आपकी एक्टिविटी शुरू हो गई, आपको किसी मेंबरशिप लेने की जरूरत नहीं है, किसी पार्क में जाने की जरूरत नहीं है। स्पोर्ट्स के साथ एट द सेम टाइम इट्स काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट एज वेल। टाइम सेगमेंट का तकरीबन खत्म हो गया, हम इन द एंड चाहेंगे वो गोल्ड मेडल तो दिखाइए अपने जो आपने हासिल किए हैं, क्योंकि वो सिर्फ अब आपके नहीं है, वो हम सबके हैं। हमारी मेहनत नहीं है, मेहनत आपकी है, लेकिन ऑब्वियसली बीइंग पाकिस्तानी। और थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दें प्लीज इनको दोनों को। जी ये मैं समझता हूँ कि किसी भी खिलाड़ी की कामयाबी के लिए स्पेशली इंटरनेशनल लेवल पे एक बंदे का काम नहीं है, इट्स अ टीम सपोर्ट, इट्स टीम वर्क ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल जो पसे पर्दा होते हैं। जो खिलाड़ी तो मेडल पहन लेता है, उसकी हौसला अफजाई हो जाती है, उसको शोहरत मिल जाती है, उसको इज्जत मिल जाती है, उसका पेट भर जाता है, लेकिन पसे पर्दा बहुत सारे लोग होते हैं, बहुत सारी दुआएं होती हैं, बहुत सारी एफर्ट्स होती हैं जो कभी इस तरीके से मंजर आम पे नहीं आती। मैं आपके इस तवस्सुत से, इस इंटरव्यू, इस कॉन्वर्जेशन से सबका, आपके चैनल के जरिए सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, उन तमाम लोगों का, मेरे कोचेस का, मेरे टीममेट्स का, मेरी इदारे की मैनेजमेंट का जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, साइकिलिंग फेडरेशन का, मेरे तमाम दोस्त अहबाब का, और सबसे बढ़कर मेरे वालिदैन का और मेरी वाइफ का जो यहाँ पर मेरे साथ आई और उन्होंने मुझे लोगों का रोल है। और दैट्स व्हाई यू आर सिटिंग है। हमें बहुत अच्छा लगा लेकिन आपसे बात करके, एंड यू नो मंजिल बहुत है, कीप इट अप, बढ़ते रहिए आगे और इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। अली से हमने आपकी मुलाकात करवाई जो कि साइकिलिंग चैंपियन है, पाकिस्तान के लिए गोल्ड जीता है इन्होंने काज़ाकिस्तान से, और गुफ्तगू इन्होंने की, आप सुन रहे थे। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जिस पर ज़्यादा बात होती नहीं है लेकिन करनी ज़रूरी भी है। इंश्योरेंस का एक टॉपिक ऐसा है जिस पर बहुत कम गुफ्तगू होती है। पाकिस्तान की जो कुल आबादी है उसका महज 1% भी, इससे भी बल्कि कम लोग हैं जो किसी भी इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं, और शायद आवाम में इस चीज़ की इमरान क्लैरिटी नहीं है। लोग इंश्योरेंस जो है उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, यही वजूहत हैं शायद कि उनको पता नहीं है इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके बेनिफिट्स क्या हैं। हालांकि मुझे लगता है कि इन सोसाइटीज़ लाइक पाकिस्तान सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इंश्योरेंस के अंदर पैसे लगाने की, एंड टू यू नो सिक्योर योर एसेट्स, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हमने इसी पे ज़रा सोचा थोड़ा सा एक इंटरेक्शन करते हैं। हमारे साथ अली हसन जैदी मौजूद हैं जो कि चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं TPL इंश्योरेंस के। उनसे ज़रा एक तो इंश्योरेंस फिनोमिनन को समझने की कोशिश करते हैं और फिर उसके साथ साथ ये भी जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो माइंडसेट है ये क्यों है, इसको कैसे बदला जा सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस अली, हाउ आर यू? अल्लाह का शुक्र जी बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। गुड मॉर्निंग, डूइंग ग्रेट। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। अच्छा ये बताइए सबसे पहले हमें ये जो थोड़ा सा TPL के हवाले से स्टार्ट बात कर लेते हैं। ब्रांड, इसकी रीब्रांडिंग मुहिम है, इसके पीछे क्या विजन है, क्या टारगेट्स हैं जिसको आप लोग फोरसी कर रहे हैं, इसके बारे में सबसे पहले हमें बताइए। जैसे ही आपने आगाज़ में कहा कि इंश्योरेंस की अफादियत के ऊपर तो बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है और अवेयरनेस की हमारे यहाँ काफ़ी फुकदान है हमारे मुल्क के अंदर। अनफॉर्चुनेटली दुनिया भर के ऐसे अगर हम कंपेयर करें तो पाकिस्तान के अंदर इंश्योरेंस इज़ वन ऑफ द लीस्ट
पेनिट्रेटेड इंश्योरेंस इंडस्ट्री। और उसकी एक वजह तो ये है कि अवेयरनेस बहुत कम है, और दूसरी वजह कुछ हमारे पार्ट पे ये रही है इंश्योरेंस कंपनीज के पार्ट पे कि हमने इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा मुश्किल बना दिया है। ज़िंदगी जो है ना वो आसान होनी चाहिए, और हमने इसी का जो नई कैंपेन जो हम करने जा रहे हैं वो इसी के इस परसेप्शन को क्लियर करने के लिए है कि इंश्योरेंस जो है वो एक आसान और आपकी अफादियत के लिए प्रोडक्ट है। और बेफिक्र होकर जियो जो हमारा मोटो हमने लिया है वो इसी चीज़ से लिया है कि थोड़ा सा लोगों को आसानी से समझाएं कि इंश्योरेंस क्या है और उनको किस किस तरीके से बेनिफिट कर सकती है। अच्छा अली, जिस तरह से अभी आपने जो नया ब्रांड प्रॉमिस है टीपीएल का, जियो बेफिक्र, इसका जिक्र किया, तो ये किस तरह से टीपीएल इंश्योरेंस के लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के साथ अलाइन है? देखिए, हमारा जो काम है वो कोशिश हमारी ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इंश्योरेंस की तरफ मुतारिफ़ कराया जाए, लोगों को जो है लेके आया जाए इंश्योरेंस की तरफ। और क्योंकि अब जिस तरह पहले हम 5 सेंसेस की बात करते थे, टेक्नोलॉजी इज़ आर न्यू सेंस, और टेक्नोलॉजी के बगैर अब ज़िंदगी गुजारना तकरीबन नामुमकिन हो गई है हम लोगों के लिए। तो इंश्योरेंस के अंदर भी हमने कोशिश ये की है कि टेक्नोलॉजी को यूज़ करके जितनी आसानियाँ लेके आ सके इंश्योरेंस के अंदर वो लेके आए। हमने अपने व्हाट्सएप के थ्रू, मोबाइल ऐप के थ्रू और कॉल सेंटर के थ्रू व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज़ कि हम इंश्योरेंस को लोगों को हर तरीके से पहुंचा सकें जो भी उनके लिए कन्वीनियंट मेथड है। और इस कैंपेन, और ये हमने सारी चीज़ें मुतारिफ़ करवाई हैं, और अब इस कैंपेन को करने का मकसद ये है कि लोगों को इससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा आगाही प्रोवाइड करें। और ये सिर्फ टीपीएल इंश्योरेंस के लिए नहीं है, ये सारी इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लिए हमने एक इनिशिएटिव लिया है, और कोशिश ये है कि आगे, और उम्मीद ये है कि बाकी जो इंश्योरेंस प्लेयर्स हैं वो भी इसमें हमारा साथ देंगे और इंश्योरेंस को पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा फैलाने में हमारी मदद करेंगे। तो यही है जो आपका ब्रांड प्रॉमिस है, इसको आप कंपनी इज ट्राइंग कि इसको जो आम लोगों की बातचीत है, जो कॉन्वर्सेशंस हैं, जो रहन सहन है, इसके साथ इसको सिंक किया जाए, इसके अंदर जम किया जाए। सो इसके पीछे क्या पर्पज़ है और किस हद तक आप इसमें कामयाब हो पा रहे हैं? बिल्कुल, देखें, अभी जिस तरह अभी स्पोर्ट्स की बात हो रही थी, और उससे पहले देखें इंश्योरेंस जो है ना वो हर किस्म के लोगों के लिए है, और हर किस्म की प्रोडक्ट जो है वो इंश्योरेंस में अवेलेबल है। हम घरों में रहते हैं, हमने देखा पाकिस्तान के अंदर सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई पिछले कुछ 10 सालों के अंदर, और ये सिर्फ रूरल एरियाज़ का मसला नहीं है, अर्बन एरिया के अंदर अर्बन फ्लडिंग्स नज़र आई, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अब दुबई के अंदर हमने देखा फ्लडिंग्स हुई। इससे जो भी लॉसेज होते हैं ये लोगों को के लिए फाइनेंशियल एक लॉस है, बड़ा लॉस जो है लोगों की जेब पे होता है, जिसको कवरेज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। स्पोर्ट्समैन अपनी जो है वो स्पोर्ट्स इंजरीज़ के लिए जो है वो ले सकते हैं इंश्योरेंस। इसी तरीके से मेडिकल इंश्योरेंस का जो दुनिया भर के अंदर लोग लेते हैं। अब आप अगर देखें तो हमारे यहाँ यंग पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, 250 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उसमें से 60% इज़ यंग पॉपुलेशन। उसके अंदर जो है अब लोग जो उन्हें अपनी फैमिली स्टार्ट कर रहे हैं, जो हमारे जेनजीज़ हैं, मिलेनियल्स हैं, उनको जो है वो गाड़ियाँ ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, ये सारे एसेट्स हैं हमारे, और ये सारे एसेट्स हमारे रिस्क के ऊपर होते हैं किसी न किसी तरीके से, चाहे वो फायर का रिस्क हो, लोगों को बीमारी का रिस्क हो, हॉस्पिटलाइजेशन का रिस्क है। उनको कवरेज देने के लिए हमारी कोशिश है कि हम हर चीज़ के अंदर जो है ना इंश्योरेंस का एलिमेंट और उनके लाइफस्टाइल के अंदर इंश्योरेंस को बिल्ड इन करें। और इसी के लिए हमने जो है ये जी ठीक है। अच्छा अली, ये बताइए कि ये जो रीब्रांडिंग है ये किस तरीके से इम्पैक्ट करेगी आपकी जो पार्टनरशिप है और कोलैबोरेशन है विद इन द इंडस्ट्री? देखिए, ब्रांडिंग जो है इसका मकसद ज़्यादा कस्टमर को हमारा जो है वो इजी टू यूज़ इंश्योरेंस की तरफ लेके आना है, और ये बावर कराना है कि आप डर के भागे नहीं इंश्योरेंस से, और आपको ज़्यादा मुश्किलात नहीं फेस करनी पड़ेंगी इंश्योरेंस से, और जो भी आपकी कन्वीनियंस है उसके हिसाब से आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स भी मिलेंगी, और जिस तरीके से आप इंश्योरेंस लेना चाहते हैं वो प्रोडक्ट्स आपके पास अवेलेबल होंगी। जहाँ तक बात रही कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर हमारी पोजीशनिंग और बाकी सारे प्लेयर्स के साथ हमारी पोजीशनिंग, इंश्योरेंस हम लोग पिछले 15 साल से जो है वो काम कर रहे हैं। वी आर वर्किंग विद आवर रेगुलेटर्स टू इम्प्रूव ऑन डिफरेंट प्रोडक्ट्स। हमने काफ़ी सारी नई प्रोडक्ट्स पाकिस्तान के अंदर मुतारिफ़ कराई हैं। ज़्यादा फोकस जो है वो ये है कि इनोवेशन लेके आएँ, थोड़ी सी टेक्नोलॉजी को यूज़ करें और नई प्रोडक्ट्स लेके आएँ। वही जो पिछले 70 साल से हम लोग प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर वो ना हो। हमने गाड़ियों के लिए काफ़ी सारी नई प्रोडक्ट्स लॉन्च की हैं। हमने तोड़ के जो है इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को जो है वो इंश्योरेंस अपने कस्टमर्स को इसमें सॉरी टू एक बड़ा कंसर्न जो रहता है ना कंज्यूमर का, मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो है इंश्योरेंस क्लेम का
पाकिस्तान में लोग टैक्स इसलिए नहीं देते क्योंकि लोग कहते हैं कि हुकूमत उन पे टैक्स वापस स्पेंड नहीं करती। लोग इंश्योरेंस इसलिए नहीं लेते कि जी इंश्योरेंस कंपनीज फिर जब खुदा ना खास्ता गाड़ी टूट जाए, नुकसान ज़्यादा हो जाए, प्रीमियम कम दिया हो तो इंश्योरेंस कंपनीज क्लेम नहीं लेती। वेस्ट में ऐसा कल्चर नहीं है। वेस्ट में ये सवाल नहीं पैदा होता इंग्लैंड के अंदर या अमेरिका के अंदर कि आप इंश्योरेंस क्लेम करें और कंपनी आगे से आर्ग्यू करे। पाकिस्तान में वो चीज़ें थोड़ी टेक्निकल हैं। एक हम लोग को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, और दूसरा फिर समहाउ जिनके पास नॉलेज है भी वो उस तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाते। तो इस गैप को बिटवीन द कंपनीज एंड द कंज्यूमर्स कम करने के लिए टीपीएल क्या रोल प्ले करिए, आपका क्या रोल है इसको लेके चलने के लिए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हमने पिछले 15 साल के अंदर जो है ना इस जो ये दाग है इसको धोने की काफ़ी कोशिश की है, और माशाल्लाह से हम लोगों का आगे जो भी हमारी रिसर्च होती है, मार्केट रिसर्च, उसके अंदर हम वी आर ऑन द टॉप एज क्लेम पेमेंट कंपनी, क्योंकि ज़ाहिर है हमारा एक वादा ही है जो हम अपने कस्टमर के साथ करते हैं एट द टाइम ऑफ टेकिंग द प्रीमियम, कि जब भी अगर कोई खुदा न खास्ता नुकसान होता है तो हम आपको उसका अजाला करेंगे। और इंश्योरेंस है ही बुरे वक्त के लिए, तो अगर आप बुरे वक्त में साथ नहीं खड़े होंगे तो ज़ाहिर है इसकी इफादियत जो है कभी भी सामने नहीं आएगी। आपके बात बिल्कुल सही है कि हिस्टोरिकली ऐसी जो है ना वो परसेप्शन रहा है, बट अब आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे नई कंपनियां आई हैं, इंटरनेशनल प्लेयर्स पाकिस्तान में आना शुरू हुए हैं और इस चीज़ को के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ है। अच्छा। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम जो है ना क्लेम को इतना आसान बना दें कि आप क्लिक्स के ऊपर क्लेम कर सकें। तो हमारी मोबाइल ऐप के ऊपर अगर आप जाएँ तो चाहे वो ट्रैवल का क्लेम हो, चाहे वो ऑटो का क्लेम हो, सारे क्लेम आप किसी भी वक्त बैठ के अपनी मोबाइल ऐप। कराची जैसे शहर तो बड़े टफ है, वहाँ पे तो इतनी बाइक चोरियाँ होती हैं, बाइक छिनती हैं। आप खुद भी आई बिलीव कराची से इस वक्त हमसे मुखातिब हैं, तो ये बड़ा रिस्क नहीं ले रही कंपनी लोगों को बेफिक्र करने की बात करके, कराची जैसे शहर में इन पर्टिकुलर? देखें सिर्फ बाइक्स नहीं, आई थिंक हम मोबाइल इंश्योरेंस भी कर रहे हैं, गाड़ियों की इंश्योरेंस में भी करते हैं, सोलर पैनल इंश्योरेंस करते हैं। तो ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, जैसे मैंने आपसे जिक्र किया कि इंश्योरेंस का तो हर चीज़ के अंदर जो है वो जो है इन्वॉल्वमेंट है। जो छोटे शॉपकीपर्स हैं उनकी भी इंश्योरेंस हैं। इवन अगर आप मोटरवे के ऊपर जाएँ, आप लाहौर से अगर इस्लामाबाद मोटरवे पे जा रहे हैं, आप हमारी सिर्फ मोटरवे के लिए इंश्योरेंस ले सकते हैं। अच्छा। तो इंश्योरेंस जो है ना इट्स नॉट ओनली कि जो है वो हम सिर्फ बड़े रिस्की आइटम्स की करते हैं, हम सबकी करते हैं। बाइक इज़ ऑफ कोर्स वन ऑफ देम। और हमारा काम यही है कि हम रिस्क लें, चाहे वो कराची हो, चाहे वो पाकिस्तान का कोई और हिस्सा हो। हमारा जो है प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान के अंदर हर तरह की रिटेल इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स हमारे पास मौजूद हैं। और चाहे वो अस्पतालों में अगर हेल्थ इंश्योरेंस हो, वी आर देयर, दिस इज़ आवर बिजनेस। और हमारी खुशी यही है कि हम क्लेम पे करें, बिकॉज दैट्स व्हेन वी गेट टू सर्विस आवर कस्टमर्स। तो अली जाते जाते ये बस बताते चलिए कि रीब्रांडिंग जो है टीपीएल की, इसकी जो हिकमत अमली है वो जो डिजिटल तब्दीलियाँ हैं और टेक्निकल जो तरक्की है उसमें क्या किरदार अदा करेगी? देखें पाकिस्तान में जो है ये चीज़ें थोड़ी सी नई हैं, दुनिया भर में ये चीज़ें काफ़ी इवॉल्व हो गई हैं और अब टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इंश्योरेंस बेची जाती है, सर्विस की जाती है। हम ये सारी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये सारी जो टेक्नोलॉजी दुनिया भर की है वो हम पाकिस्तान में लेके आए, हमने मुतारिफ़ कराई है। और जो है इससे कोशिश ये है कि हम पाकिस्तान के कोने कोने में पहुंच सकें। अब जो है ना वो चाहे आप टियर 1, टियर 2, टियर 3 किसी भी शहर के अंदर बैठे हुए हैं, रूरल एरियाज़ के अंदर बैठे हुए हैं, आप हमारी मोबाइल इंश्योरेंस को यूज़ करके इंश्योरेंस प्रोडक्ट जो है वो बाय भी कर सकते हैं, सर्विस भी कर सकते हैं, क्लेम भी ले सकते हैं, रिन्यू कर सकते हैं, पेमेंट्स कर सकते हैं। तो अब उसकी कोई जो है वो कैद नहीं रही कि आप किसी बड़े शहर के अंदर हैं या कहीं पे आप बैठे हुए हैं तो आपको इंश्योरेंस मिलेगी। आप पाकिस्तान में कहीं भी हैं, और इसी से जो है ना इंश्योरेंस की अवेयरनेस भी हर कोने में पहुंचेगी, और इसी से ही जो है वो लोगों का आहिस्ता आहिस्ता एक्सपीरियंस डेवलप होना शुरू होगा, जो हमारा मेन मकसद है। राइट अली, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। अली हसन ज़ैदी, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर टीपीएल इंश्योरेंस, हमारे साथ मौजूद थे। टीपीएल की रीब्रांडिंग के हवाले से एंड जियो बेफिक्र कैंपेन के हवाले से बात कर रहे थे। आप कैसे इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, यू कैन सी देम ऑनलाइन। आप मजीद इस बारे में इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। वी होप यू एंजॉयड द सेगमेंट और आपके लिए इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा। एक ब्रेक लेते हैं। एक्सप्रेसो में एक बार फिर से खुशामदीद। अब आपकी मुलाकात करवाएंगे पाकिस्तानी मुहिमजो शुएब खान से, जिन्होंने 4 अरब ममालिक पर जो मुहित सहरा है रुबहुल खाली उसको अबूर किया है। और ये जो सहरा है इसको एम्प्टी क्वार्टर्स भी कहा जाता है। 4 अरब ममालिक में फैला सहरा है जो तकरीबन 6,50,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित दुनिया के बड़े सहराओं में से एक है। और शुएब खान ने इसको 10 रोज़ में अबूर करने का आज़म किया है और 10 दिन में
1180 किलोमीटर सहरा का सफ़र किया, बहुत सारी मुश्किलात डेफिनेटली आई होंगी, कुछ तैयारियां भी की होंगी, क्या क्या मुश्किलात थी, क्या प्रिपरेशंस थी? बात करने के लिए शुएब हमारे साथ मौजूद है। आप जब ये किलोमीटर्स बता रही थी, ये तकरीबन पाकिस्तान जितना, पाकिस्तान से थोड़ा सा कम बनता है उस लिहाज से, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इतना बड़ा इलाका ये। शुएब इज लाइव विद अस। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपके? अस्सलाम वालेकुम, एक्सप्रेस न्यूज़, थैंक यू इमरान और हिना। ये ट्रैवलिंग का जुनून तो शुरू से ही था ही, तो क्योंकि अरब ममालिक में यहाँ पे ऑफ रोडिंग को बड़े शौक से किया जाता है, तो हमें भी ये शौक पाला हुआ है। तो हमने बहुत सारे सालों से हम लोग डिफरेंट जगहों पे ऑफ रोडिंग करते रहते हैं। पिछले साल भी हमने, ये अरेबियन पेनिनसुला है, अच्छा। जो कि आपके दूसरा एक डेजर्ट भी अल नफूद डेजर्ट, वो हमने पिछले साल कवर किया। जब वो कर लिया तो हमें हिम्मत आई कि यार ये एम्प्टी क्वार्टर जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट डेजर्ट है, इसको भी अब किया जाए। तो और इसके ऊपर प्रिपरेशन स्टार्ट हो गई, कई माह से इसके ऊपर प्रिपरेशन कर रहे थे हम लोग, तैयारी कर रहे थे इसके डिसाइड किए कहाँ रुकना है हमने, कैसे कैसे रुकना है, क्योंकि एक तो खतरनाक डेजर्ट है, बिल्कुल खाली है, एम्प्टी। आप जब इसके नाम से आप बता सकते हैं रुबल खाली। तो ये कंप्लीट एक सऊदी अरब का एक एरिया है जो कि ओमान, यूएई और यमन की बॉर्डर तक फैला हुआ है, और इसकी लॉन्गेस्ट वे था, वो चैलेंज था। बहुत एडवेंचरस बात है यार, आप जब बता रहे हैं तो मैं इमेजिन कर रहा हूँ, बड़ी मुश्किल चीज़ को आपने हाथ डाला है, ट्रस्ट मी करते हुए। ये बताइए कि ये जो आप कह रहे थे कि हमने एक ट्रैक डिसाइड किया, जारी बात है इस पर कोई डिफाइन ट्रैक तो है नहीं, आपको नहीं पता कि आपने कैसे जाना है, तो आपने कैसे इस पर होमवर्क कैसे किया? क्या कोई गाइड थे आपके, वो बता रहे थे, या अपने जहन से आप कर रहे थे बैठ के? लोग कैसे कर रहे थे आप लोग? हमारी पूरी एक टीम है जो कि जैसे मैंने कहा ना कि ऑफ रोडिंग में हम कुछ दोस्त बने, मुख्तलिफ ममालिक के लोग थे, इटली, साउथ अफ्रीका, लेबनान और लोकल सऊदी अरब के, उसमें जियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं, आर्कियोलॉजिस्ट भी शामिल हैं। अच्छा। तो ये सारी एक टीम के साथ हमने तैयारी की और इसके वे पॉइंट डिसाइड किए। लेटेस्ट सैटेलाइट, तो आपको पता है जीपीएस सिस्टम्स हैं, उससे आप सैटेलाइट इमेजेस से ये अंदाजा लगा लेते हैं कि कहाँ टीलों के साइजेस क्या होंगे, कितने ऊंचाई के हैं। अच्छा। तो ये हमने पूरी तैयारी इस तरह की कि कहाँ हमने रुकना है। टीम आपके साथ थी और प्रॉपर प्लानिंग के थ्रू आपने ये जो इतना बड़ा कारनामा है सरअंजाम दिया है। अच्छा, ये बताइएगा कि मेजर चैलेंजेस क्या रहे रास्ते में? ऑल्दो इंसान बड़ी तैयारी करता है, लेकिन स्टिल इट्स अ डेजर्ट, और डेजर्ट में आपने किस तरीके से चलना है? वहाँ पे और कुछ नहीं है, खाली है, उसके नाम से भी पता है, तो फ्यूल और ये सब कुछ कैसे अरेंज करके आप साथ लेकर चले? इसके लिए खास तौर पे जब फ्यूल का सबसे ज़्यादा 135 लीटर के हमने जेरी कैन उठाए, 150 लीटर का मैंने टैंक लगाया, वाटर टैंक, और 10 दिन के हिसाब से मैंने फूड का अरेंजमेंट किया, जिसमें ड्राई फूड, फ्रूट्स थे और फूड का रेडी टू ईट फूड थी। और उसके बावजूद हमने रास्ते में जो मेन चैलेंज था वो रिफ्यूलिंग का भी था। अब सैटेलाइट कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, जाना तो रेगिस्तान से गुजर के जाना है, आपके राइट एंड लेफ्ट रेगिस्तान ही रेगिस्तान है, टीलों के सिलसिले हैं राइट और लेफ्ट, और उनकी ऊंचाई देखने के, और उनको दिन में हमें 40 से 50 ड्यून्स को क्रॉस करना होता था। चढ़ाई तो कर लेते थे, उतराई के वक्त बड़ा स्टीप होता था, वहां पे जाके गाड़ियां अक्सर फंसती थी। एक गाड़ी भी फंस गई, 8 गाड़ियां थी, एक गाड़ी भी फंस गई तो 1 घंटा तो कहीं नहीं गया उसको निकालने में। कोई गाड़ी फंसी आपके भी, जो आपका काफिला था उसमें से कोई? बिल्कुल, ऑलमोस्ट हर गाड़ी फंसती थी, मेरी गाड़ी भी फंसी, सब फंसी। फिर हम वेंच से निकालते थे, कोशिश करते थे, उसका जो भी सिस्टम था वो उससे निकाल लिया करते थे। रेस्क्यू मैकेनिज्म क्या था इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी? क्या मैकेनिज्म था कि रेस्क्यू मैकेनिज्म ये होगा? हम लोग लाइव सैटेलाइट जैसे कहा ना जीपीएस सिस्टम से हमें फॉलो कर रहे थे, टीम पीछे बैठी, और इन केस कुछ इमरजेंसी होती है हमारे पास सैटेलाइट फोन थे और हम उससे उनको इन्फॉर्म करते। 3 से 4 घंटे में वो हमें मतलब अच्छा, ऐसा क्या सरप्राइज है, यू नो, डेजर्ट सफारी या डेजर्ट ये ट्रैवलिंग व्हाटएवर यू कॉल इट, इस एडवेंचर के अंदर सबसे वर्स्ट सरप्राइज क्या है जो एक ट्रैवलर को मिल सकता है, जिस पे आपने काम किया हो कि यार ये भी हो सकता है? वो क्या हो सकता है? देखिए, सबसे ज्यादा तो आपको अपनी गाड़ी 4 व्हील लेटेस्ट फुल लोडेड होनी चाहिए, बिना इसके तो आप डेजर्ट में जा ही नहीं सकते। और सबसे आप कारवान के साथ जाते हो और उनके साथ जिनके साथ आपका एक पहले केमिस्ट्री बनी हो,
आप उसके साथ चलते हो। हमने ये सफर करने से पहले एक प्रैक्टिस की, हमने रुबुल खाली का जो एक और नॉर्थ एरिया था उसको पहले जाके किया, वहां पे प्रैक्टिस की और गाड़ी को हमने पहले तैयार किया और उसकी प्रैक्टिस के बाद फिर हम लोगों ने फाइनल इस तैयारी के लिए। ये गाड़ियां तो 5-6 किलोमीटर पर लीटर से ऊपर जाती नहीं है और डेजर्ट के अंदर ओब्वियसली गाड़ी का जोर ज्यादा लगता है तो ज्यादा फ्यूल खाती होगी, तो फिर कितना फ्यूल लग गया? बहुत ही फ्यूल लगा होगा इसमें। तो फ्यूल ऑलमोस्ट 400 लीटर फ्यूल लग गया। जैसे मैंने कहा ना कि रास्ते में हमने रिफ्यूलिंग का अरेंजमेंट भी किया हुआ था, उसके लिए हमने पैसे उनको दिए। वो टीम 350 किलोमीटर अंदर आई और हम लोग अपने ट्रैक से थोड़ा बाहर गए ताकि उनसे ऑयल फ्यूल रिफ्यूलिंग कर सकें। अब वो आते भी हैं टाइम पे कि नहीं आते, ये भी एक चैलेंज था। और ड्यून्स इतने थे, दूसरा चैलेंज था, ड्यून्स इतने होते हैं कि आप उनको क्रॉस करते करते पूरा दिन 8 से लेके शाम 4 बजे तक आप ड्राइव करते हो। आप 150 किलोमीटर सिर्फ किलोमीटर ड्राइव कर चुके हो, तो अंदाजा लगा लें कितनी दिक्कत हुई होगी, कितने आप हार्ड शिप से जा रहे होते हो। तो शुएब ये भी बताइएगा कि इंसान तो डेफिनेटली सहरा में नहीं होंगे, और कौन कौन सी क्रिएचर थी जिस तरह से कुछ जो एक फुटेज चल रही है उसमें हम देख रहे हैं कौन कौन सी ऐसी चीजें आपको वहाँ पे मिली? बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि वहाँ पे एक लिजर्ड है। हाँ, लिजर्ड जो थी उसको सैंड फिश कहा जाता है। अच्छा। वो ना ड्यून्स के अंदर सॉफ्ट सैंड, जो ड्यून्स सामने जहाँ पे हम पैराव करते थे, जहाँ पे हमारा काफिला रुकता था, वहां पे अक्सर 1-2 दफा में नजर आई। वो डुबकियां, सैंड में डुबकियां मारती है। उसको अरबिक में मतलब अरबिक लोग सैंड फिश कहते हैं। अच्छा। और फिर हमें एक यूनिक सा स्पाइडर नजर आया, पाम के साइज का, वो तकरीबन स्पाइडर कैमल कहते हैं उसको। वो 2 दिन हमारे टेंट के आसपास भटकता रहा है। और सांप और बिच्छू के अक्सर, बिच्छू तो अक्सर नजर आता था, सांप के निशान फील होते थे। और सुबह हमारे टेंटों के आसपास कोई ना कोई हमारा विजिटर होता था। ठीक है, अब क्विकली जब भी हम ऐसा कोई सेगमेंट करते हैं तो सोशल मीडिया पे लोग उसे बहुत सराहते हैं, देखते हैं, और ऑफ रोडर्स तो बहुत है। मेरे अपनी फ्रेंड लिस्ट में इतने लोग हैं जो इस किस्म के एडवेंचर्स करते रहते हैं। उनको कोई टिप दे दें, आप तो ये करके आ गए हैं, क्या ये टिप है कि भाई मैं तो कर लिया तुसी ना जाना, कोई फायदा नहीं, या आप कहेंगे नहीं जरूर जाएं? कुछ भी बताएं उनको हेल्प करें। जरूर करें, और ये पूरे कारवान के साथ करें, अकेले ना जाएं। सबसे पहले मुझे सबसे पहले कहता हूँ अकेले ना जाएं, उसकी प्रैक्टिस किया करें ग्रुप्स के साथ। हमारा भी जैसे मैंने कहा ना कि दोस्तों की टीम बन गई, तो हम उनके साथ हर हफ्ते प्रैक्टिस करते हैं। ये वीकली, आप लोग वीकली जो स्पोर्ट है हमारी, ये वीकली स्पोर्ट होती है, तब जाके आप इस तरह के करते हैं। और मैंने अपने जितने फॉरेनर्स फ्रेंड्स हैं उनको पाकिस्तान के डेजर्ट जो सरफरिंगा है और कोल्ड डेजर्ट, उसके लिए इनवाइट किया हुआ है। एक ट्रिप आप हमारा भी लॉक करें, हमने आपके साथ जाना है और हमने भी एक्सपीरियंस लेना है आपके साथ ना। आप आए यहाँ पे, विंटर में हम लोग करते हैं ये एक्टिविटी। आप लॉक करें भाई, हमने इतना मजा मुझे देख के आ गया ना, इंशाल्लाह जरूर जिंदगी रही और वक्त ने मौका दिया तो जरूर इंशाल्लाह आपके साथ जाएंगे। जी, दुबई में भी है और सऊदी में भी हमने दोस्त हैं हमारे सारे। इंशाल्लाह। वक्त हमारे सेगमेंट का खत्म हो गया। आपसे बात करके, मुलाकात करके बहुत अच्छा लगा, और ये ट्रिप हमारा ड्यू है भाई, हम खान साहब के साथ जरूर इंशाल्लाह ट्रैवल करें। एडवेंचरस काम इन्होंने किया है, एडवेंचरर नेचर के मालिक हैं, और ज़बरदस्त किस्म का पूरा सहरा इन्होंने 10 दिन में पार कर लिया, बहुत बड़ी बात है। इसी पॉइंट के ऊपर अब हमारे सफ़र का भी, आज के शो के सफ़र का इख्तिताम होता है। आपसे कल मुलाकात होगी, ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।